दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं कवि, कहानीकार, पत्रकार, संपादक, अनुवादक और सामाजिक कार्यकर्ता कुमार हसन जी। कुमार हसन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। कुछ हम लोग विलंब हो गया, कुछ देर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं जरा शॉर्ट में कुमार हसन जी के बारे में बताता हूं कि वैसे तो ये बेसिकली एक कवि हैं जिनका जन्म 1962 में हुआ है संबलपुर में, और जो बैंक ऑफ हीराकुंड डैम रिजर्वायर के पास है, बिछेडगढ़ के पास, इन झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। और इनके पिताजी जो हैं वो स्वर्गीय मौलाना मुस्तकीन खान गोंटिया, जो कि एक एमेच्योर वोकलिस्ट थे, मतलब गायक थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आर्टिस्ट भी थे और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे। एंड मदर लेट जुबेदा बाई सिंपल हाउसवाइफ थी। तो अब तक कुमार हसन जी का मेरे ख्याल से 40 से ऊपर किताबें छप चुकी हैं, और भी छपी होंगी, मेरे पास ये पुरानी जानकारी हो सकती है। ये उड़िया और हिंदी दोनों में लिखते हैं। इनके जो काम को बहुत सराहा गया है और इनको उड़िया और हिंदी दोनों भाषाओं में काफी सम्मान प्राप्त हुआ है। इनका जो लेखन है वो उसका ट्रांसलेशन बहुत भारतीय भाषाओं में लगभग हर एक में हुआ है, सच एज हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु एंड फॉरेन लैंग्वेजेज में भी, जैसे इंग्लिश, रशियन, जर्मन, फ्रेंच। इनको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं फॉर हिज पोइट्री एंड हैज आल्सो बीन फैसिलिटेटेड बाय मेनी कल्चरल एंड लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द कंट्री। कुमार हसन साहब जो हैं वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, जो लेखकों का और संस्कृति कर्मियों का जो संगठन होता है, उससे वो सक्रियता से जुड़े हुए हैं। और उसके जो मीटिंगें होती हैं, जो उसका मूवमेंट होता है, उसमें ऑल ओवर इंडिया में ये काफी सक्रिय रहते हैं। मिस्टर कुमार हसन जो है वो मूलतः अगर विचारधारा की बात करें तो ये लेफ्ट ओरिएंटेड डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो उड़ीसा का है उससे ये सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। जर्नलिस्ट हैं, लेकिन दिल से ये कवि हैं और एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं एक्सप्लॉयटेशन जो उड़ीसा में होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, by the various government who sold them to corporate, मैंने कॉर्पोरेट घरानों को जो नेचुरल संसाधन हमारे हैं उनको जो बेचने के खिलाफ इन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया है। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। इनको डिप्लोमा फ्रॉम वर्ल्ड पीस काउंसिल फिनलैंड में मिला है 1976 में। स्टेट अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर में इनको 1978-79 में मिला है अवार्ड। नेशनल अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी लिटरेचर न्यू दिल्ली में 1980-81 में मिला है। बसंता मुरली स्टेट कविता पुरस्कार भद्रक 1988 में मिला है। डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप न्यू दिल्ली 1989 में। कवि दुर्गेश खड़ांगा मेमोरियल कविता पुरस्कार क्योंझर 1990 में।
नवाडिगांटा अकादमी हरियाणा, नहीं अकादमी कविता पुरस्कार भुवनेश्वर में 1994 में, ऑनरेरी आचार्य डिग्री फ्रॉम जेमिनी अकादमी हरियाणा में 1999 में इनको मिला है। सच्चिदानंदन कविता पुरस्कार केंद्रपारा 1990 में, डॉक्टर जीएस रथ मेमोरियल अवार्ड इनको मिला संबलपुर 2000 में। पैस बाकी भारती पुरस्कार इनको 2002 में, उड़ीसा साहित्य एकेडमी पुरस्कार इनको भुवनेश्वर मतलब जो साहित्य अकादमी है उनका इनको 2006 में मिला, और पश्चिमा कविता पुरस्कार भुवनेश्वर 2010 में। और भी बहुत सारे सम्मान हैं, लेकिन चूंकि समय की कमी देखते हुए मैं सारा तो पढ़ूंगा तो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। मैं कुमार हसन जी से थोड़ा बातचीत करना चाहता हूं। कुमार हसन जी, पहले ये बताइए कि आप बेसिकली जो हैं वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो आपकी मातृभाषा तो उड़िया हुई, लेकिन आपका जो ये रुझान हिंदी की तरफ और हिंदी कविताओं की तरफ कैसे हो? देखिए, ऐसे तो हम गांव के ही रहने वाले हैं, गांव ही हमारा देश है, और बचपन से ही पढ़ाई के लिए मेरा रुझान था। मेरे पिताजी भी उड़िया के एक मशहूर कवि थे, प्राचीन पंथी कवि थे, साहित्य अकादमी से उनका कलेक्टेड वर्क्स भी लिखा है उड़ीसा साहित्य अकादमी से। तो घर में बचपन से ही एक लिटरेरी माहौल था, और इसी के चलते मैं जब तीसरी कक्षा में था तो तभी से मेरी छिटपुट रचना प्रारंभ हुई। और उस समय प्रकाश पंडित जी जीवित थे, और उन्होंने घरेलू लाइब्रेरी योजना नाम से एक योजना किया था हिंद पॉकेट बुक्स का, जिसमें घर बैठे हर महीना हमें पुस्तकें प्राप्त होता था। तो उसी के थ्रू से मैं मेरी 5वीं भारतीय साहित्य और उसके साथ में विदेशी साहित्य के साथ में जुड़ा। इसके लिए एक मूल सेतु का काम किया था घरेलू लाइब्रेरी योजना, जो हिंद पॉकेट बुक का था। सब प्रकाश पंडित थे, बहुत अच्छी अच्छी किताबें आया करती थी, बहुत ही दाम कम भी था, 1 रुपये 2 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये, जो हम अफोर्ड कर सकते थे। और उसी से मेरा हिंदी साहित्य के जरिए विश्व साहित्य में प्रवेश हुआ। और उसके बाद क्योंकि उड़िया हमारा स्कूल की भाषा थी, भाषा होने के बावजूद उड़िया में भी मेरा लिखना शुरू हुआ। और मैं जब 8वीं कक्षा में था तो मेरी पहला रचना प्रकाशित हुई थी। और हिंदी की जो है मेरी कोई स्कूलिंग नहीं है। हिंदी का जो कुछ भी मैं आज तक पढ़ रहा हूँ या कर रहा हूँ, वो सब अपना स्वयं का ही नतीजा है, क्योंकि कोई हिंदी स्कूल में मैं गया नहीं, कि किसी स्कूल में मैं हिंदी का पढ़ा नहीं। तो हिंदी के लिए इसी तरह रुझान हुई। और हिंदी में मैं जब देखा तो उस टाइम धर्मयुग निकलता था, सारिका थी, कादम्बिनी थी, और दिनमान था, और ऐसे बहुत सारी पत्रिकाएं। जब हम, मेरा मामा घर संबलपुर है, तो जब हम गांव से यहाँ आते थे तो यहाँ से ये पत्रिका सब मिल जाया करती थी उस समय, तो ये लेके जाते थे, और ये सब पढ़ने से हिंदी के प्रति मेरी रुझान शुरुआत में ही बढ़ी। आप उड़िया में और हिंदी दोनों में लिखते रहे? जी, इंग्लिश में भी लिखा हूँ। अच्छा, इंग्लिश में भी लिखा है आपने? जी। तो अरे जो किताबें आपकी छपी हैं, 40 से ऊपर किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। जी। कुल कितनी किताबें वैसे अब तक प्रकाशित हो गई हैं? 40 तो मेरे पास जानकारी है, इसके अलावा भी तो कुछ होंगी। हाँ, अभी 55।
55। जी। एक और हो जाती तो एक फिल्म का नाम है अब तक 56। तो वो भी हो गया होता अगर ये कोरोना लॉकडाउन नहीं काल नहीं होता, आया होता तो, लॉकडाउन कोरोना नहीं होता काल। तो, क्योंकि मेरी 4-5 पुस्तकें भी प्रकाशकों के पास में हैं, पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो ये जो किताबें हैं आपकी, इसमें ये मूलतः उड़िया में है कि कुछ मतलब काफी हिंदी में है, मतलब हिंदी में है कि उड़िया में है? देखिए, मेरा तो मैक्सिमम रचनाएं उड़िया है, और हिंदी में अब तक मेरा 8 या 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत में एक कहानी है। भगत सिंह जी का सेंटेनरी सेलिब्रेशन जब हो रहा था, मैं कानपुर गया था, और कानपुर में वहाँ के कुछ हिंदी लेखकों के साथ में जब बातचीत हुई, तो मुझे काफ़ी अचंभा हुआ कि उड़िया लिटरेचर का जो प्रेजेंट ट्रेंड है, इसके बारे में उनको कोई जानकारी है नहीं। क्योंकि अकेडमी वगैरह जो है, ये बहुत पुराने लेखकों पुस्तकों को तरजीह दे के छापता है, और नए लेखकों को वहाँ पर किसी तरह का प्रवेश नहीं था। तो उड़िया का मौजूदा लिटरेचर के बारे में हिंदी लेखकों को कोई जानकारी नहीं थी। तो जब से वापस आया, ट्रेन में बैठा, तो अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि ये जो गैप है, ये गैप भरने के लिए मैं आम तौर पर कोशिश करूँगा। और उसी के चलते मेरा 7 उड़िया कहानियों का एक संकलन 1981 में छपी दिल्ली से। यशपाल शर्मा जी उसका प्रकाशक थे, साहित्य प्रकाशन मालीवाड़ा दिल्ली से। और इसको आप मेरा सौभाग्य माने या दुर्भाग्य माने, वही किताब पा गया। पाने के बाद में पब्लिशर जी ने मुझे कहा कि आप हमें और सामग्री दें। तो इसी के चलते बाद में मोहनदास जी का, जो इंटरनेशनल फेम के राइटर हैं, जिनको कहा जाता है कि द ओनली लिविंग स्टोरी टेलर ऑफ द वर्ल्ड, ये टाइम्स लिखा था उनके बारे में। उनकी कोई भी पुस्तक हिंदी में तब उपलब्ध नहीं थी। जब मनोज दास जी से पांडिचेरी में मेरा कांटेक्ट हुआ, मैं गया था विश्व हिंदी सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा कि उनका एक कहानी समथिंग, उसका आरण्यक शायद नाम था, और इसे हिंदी भाषा में किसी ने अनुवाद किया था, जो तभी साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी। पर उनके पास उनका कोई कॉपी नहीं है, ना उनसे कोई परमिशन मांगा गया था, ना उनको कॉपी भेजा गया है। तो मैं मनोज जी से वो कहा कि आप अगर मुझे परमिट करेंगे तो मैं आपकी कुछ चीज़ों को हिंदी में लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे अनुमति दी। अनुमति देने के बाद उनकी 2 उपन्यासिका और मेरे पसंद की 8 कहानियों का संकलन पल्लव प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। और उसके बाद मैं देखा कि उड़िया कविताओं के बारे में भी एक कलेक्शन कम से कम होना चाहिए। तो उस टाइम का 168 उड़िया कवियों का, जिसमें युवा कवि भी थे, जिनमें से बहुत बाद में लिखना छोड़ भी दिए, और ऐसे भी कवि को भी मैं लिया था जिनकी रचनाएं 1-2 छिटपुट छपी थी, उसके बाद वो लिखना ही बंद कर दिया। मगर जो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, रिप्रेजेंटेटिव लगा था उड़िया लिटरेचर का, उसी को लेके महिप सिंह जी तब जिंदा थे, उनकी संचेतना की तरफ से उड़िया कविताएं प्रकाशित हुई। और उसके बाद और एक कलेक्शन पल्लव प्रकाशन मेरा किया था, समकालीन उड़िया कहानियाँ। उसमें उड़िया के प्रतिनिधि स्तर के 30 कहानियाँ संकलित हैं। और इसके बाद केंद्र साहित्य अकादमी के लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए कुछ अनुवाद काम हुआ है, और कुछ ऐसी दोस्तों के आग्रह पर भी उनकी कविताओं का संकलन, उनकी कहानियों का संकलन का अनुवाद भी मैं किया हूँ। और सिर्फ मैं ये काम किया ऐसा नहीं है, मैं देखा कि उड़िया लिटरेचर में जिस तरह की पुस्तकों की कमी है, जो नए ट्रेंड की किताबें अलग अलग भाषाओं में हैं,
उनसे लाने के लिए कोशिश किया। उसका पहला प्रयास था थैंक यू मिस्टर गिलाट, अनिल बर्वे जी का एक मराठी उपन्यास, एक समय काफ़ी चर्चित रहा था। उसके बाद और एक मराठी उपन्यास काला पानी, उसका भी अनुवाद में किया। के अब्बास जी, उनका नक्सलवादी, उनका उड़िया में अनुवाद किया। उसी तरह कृष्ण चंद्र जी का फुटपाथ के फरिश्ते, इसके जितनी सारी किताबें मुझे लगी कि उड़िया साहित्य में जो ट्रेंड की कमी है, मैं हिंदी में कुछ दिया और उड़िया में अलग अलग भाषाओं से भी कुछ लाया। ये बताइए कि अभी आप जैसे कह रहे थे कि उड़िया में जो कथा या कविताओं का जो ट्रेंड था, उसमें आपने अपने तरीके से काफी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। तो ये ट्रेंड क्या है उड़िया में, मतलब रचना का, मतलब कविताओं में या कहानियों में या उपन्यासों में क्या ट्रेंड है? अभी जो ट्रेंड है, यहाँ पर पैरेलल 2 स्ट्रीम काम कर रही है। एक तो बंधे बंधाए ये गुलशन नंदा टाइप के उपन्यास होते हैं, और कुछ पौराणिक आख्यानों पर आधारित रचनाएं होती हैं। मगर जब से उदारवादी नीति भारत ने ग्रहण किया और ये इसको स्वीकृति देने के बाद में अलग अलग जगहों में जो कोयला के खदान हुए, ग्राफाइट का माइनिंग हुआ, और आपका कल कारखाना सब होने लगे, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनी सब आके उड़ीसा में आना शुरू हुए, तब से जो प्रतिरोध का आंदोलन हुआ, विशेष करके ट्राइबल बेल्टों में बानों के खिलाफ, खानों के खिलाफ, जंगल कटाई के खिलाफ, विस्थापन के खिलाफ, इस टाइम में उड़िया लिटरेचर में एक नया ट्रेंड उभर कर आया, जो जिसका स्वर काफ़ी हद तक जनवादी था। पहला तो स्पष्ट नहीं हुआ था, मगर बाद में स्पष्ट हो गया। स्पष्ट हो जाने के बाद में इस तरह का धारा अभी है कि उड़िया लिटरेचर फिलहाल 3 खेमों में बटा हुआ है। पहला खेमा तो जैसा मैंने कहा, पौराणिक आख्यानों पर आधारित, वही राम कथा, वही महाभारत की कथा। और उसके बाद में जो ज़मीनी लिटरेचर है, डाउन टू डस्ट जो लिटरेचर है, ये खास करके आपका इंडस्ट्रियलाइजेशंस का जो मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ और बाहर के कंपनी लोग आके अपना पूंजी यहाँ करना शुरू किए, तब से ये नया ट्रेंड उभर के आया। इसमें भी बहुत सा विभागीकरण है। जैसे जो लोग, हम जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, पश्चिम उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा, ये वन संपदा से, खनिज संपदा से भरपूर है, जो कि आपका कोस्टल उड़ीसा में नहीं है। तो कोस्टल उड़ीसा में जो राइटर लोग रहे बसे हैं, उनको विस्थापन क्या होता है, एक कहीं पर अगर खदान होता है, कोयला का खान खोला जाता है कि ग्राफाइट ड्रैग किया जाता है, तो वहाँ का लोगों का विस्थापन क्या होता है, विस्थापितों का दर्द क्या होता है, उनके संस्कार कैसे उजड़ जाता है, उनके घर बार कैसे उजड़ जाते हैं, इनके बारे में उनकी कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, ना उस बारे में वो लोग सोचने के लिए भी तैयार हैं। मुझे तो काफ़ी दुख होता है ये कथा कहते हुए कि जब मैं देवेश राय जी का तीस्ता पारेर वृतांत का अनुवाद कर रहा था, तो मैं दंग रह गया। गंधमार्दन एक पहाड़ है जो ग्राफाइट से भरपूर है। वहाँ बाल्को नाम का एक कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो आके उस पहाड़ को खुदाई शुरू कर दिया। मगर उसके प्रतिरोध में वहाँ के जो लोकल लोग थे, उनका जो इस तरह का प्रतिरोध हुआ कि शायद उड़ीसा का वो पहला कंपनी है, पोस्को को छोड़ देने के बाद, जो लोगों का प्रतिरोध के चलते उसका पूरा बिल्डिंग वगैरह सब बनाने के काम धाम शुरू करने के बावजूद भी उसको छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा। वो बहुत एक सफल आंदोलन था। मगर इसके बारे में उड़िया लिटरेचर में सिर्फ 1-2 छिटपुट कहानियों को छोड़ के, जिसमें मेरा 1-2 भी है,
और कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होता। मगर देवेश रॉय का जो उपन्यास का मैं बात कर रहा हूँ, बंगाली उपन्यास है तिस्ता परेर वृतांत, उसमें उन्होंने यहाँ का बाल्को आंदोलन के बारे में 2.5 पेज, और यहाँ बालियापाल बालियापाल में जहाँ पर टेस्ट रेंज बनाया गया मिसाइल का, वहाँ पर जो विस्थापन हुआ, वहाँ के पान के खेती करने वाले जो लोग थे, उनका व्यवसाय जिस तरह से, उनका जीने का साधन जिस तरह से उजाड़ दिया गया मिलिट्री लगा के, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है, मगर उड़िया में नहीं हुआ। अभी अभी मैं देख रहा था, एक सम अग्निहोत्री थी, अनिता अग्निहोत्री, में कलेक्टर बन चुकी थी, बंगाली। उन्होंने महानदी को उड़ीसा का सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है, छत्तीसगढ़ होके पारादीप पोर्ट में बंगाल की खाड़ी में मिलता है। तो इसके मुहाने पर का जो जनजीवन है, उसको उन्होंने पूरा वो एरिया ट्रैवल करने के बाद एक उपन्यास में लिखी है। उनका नाम भी महानदी ही है। तो हमारा उड़ीसा में दुख की बात यही है कि पश्चिम उड़ीसा को छोड़ देने से पूर्व उड़ीसा के जितने भी राइटर लोग हैं, ये लोग ज़मीनी हकीकत से नहीं जुड़ते हैं। ये साहित्य के लिए साहित्य इनका एक तरह का ये बन गया है। तो जो प्रतिरोध का साहित्य का जो बात मैं कर रहा था, इसकी शुरुआत पश्चिम उड़ीसा से हुई है, और आगे चल के धीरे धीरे जहाँ भी अब विस्थापन की बात आ रही है, जहाँ पर भी कल कारखाना सब बनाए जा रहे हैं, उसके प्रतिरोध में लोगों के साथ में अब कुछ युवा लेखक, कवि, युवा लेखिका और कवियत्री ये लोग जुड़ने लगे हैं। ये एक खुशी की बात है। मगर अगला जो 2 ट्रेंड है, वो जहाँ थे वो लोग वैसे ही हैं, उनमें कोई ज़्यादा तब्दीली, कोई ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आता है। ये जैसे उड़ीसा के बारे में, हाँ, जो उड़ीसा से बाहर जो लोग रहते हैं, उनको उड़ीसा की 2 तस्वीरें पता है। एक तो ये पता है कि वहां पर धर्म का बहुत प्रचार है, दूसरा ये है कि वहां पर गरीबी और भुखमरी बहुत ज्यादा है। देखिए, ये जो बात है, आपका ये सवाल सुनते हुए मुझे पी साईनाथ जी का एक किताब का याद आता है, जो उन्होंने लिखा था, एवरीबॉडी लाइक्स ए गुड ड्राउट। उड़ीसा का चित्र ऐसे कर दिया गया है कि ये माने एक रेगिस्तान है, यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ के लोग भूखे मरते हैं, यहाँ के लोग अपना पेट पालने के लिए बच्चे बेचते हैं, दूसरे जगह में जाके बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करते हैं, रिक्शा खींचते हैं। मगर दरअसल ये हकीकत नहीं है। एक समय था जब कालाहांडी का भूखमरी को इथियोपिया के साथ में तुलना की जाती थी, मगर कालाहांडी उड़ीसा का सबसे उर्वर जमी वाली एरिया है। कालाहांडी एक ऐसा जगह है जहाँ पर बंगाल में जब आपका भयानक फैमिन हुआ था, तो उस टाइम में कालाहांडी से और पश्चिम उड़ीसा से वहाँ चावल सप्लाई किया गया था। ये कुछ अगर सही बात में कहा जाए तो उड़ीसा का जो गरीबी है, ये गरीबी को बेचकर कुछ लोग अपना पॉकेट भरने के लिए एक साजिश किए हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। और अभी भी जब खनिज पदार्थों का दोहन जो हो रहा है, वो भी पश्चिम उड़ीसा में हो रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के सभी विकसित राष्ट्रों में जिस स्पॉन्ज आयरन कारखाना को बैन कर दिया गया है, वही स्पॉन्ज आयरन कारखाना का छत्तीसगढ़ और संबलपुर और झारसुगुड़ा का जो सीमांत इलाका है, वो हब बन चुका है। सिर्फ झारसुगुड़ा जिला, जो जिला को मैं बिलोंग करता हूँ,
उस ज़िले में अभी तक 24 से ज़्यादा स्पॉन्ज आयरन कारखाना है, जबकि इंटरनेशनली ये सब बैन कर दिया गया है कि स्पॉन्ज आयरन कारखाना इतना ज़्यादा प्रदूषण इमिट करता है, इतना ज़्यादा गैस छोड़ता है और वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके चलते बहुत सारे विकसित देश इसको जब बैन कर दिए हैं, तो मगर यहाँ पर उड़ीसा सरकार और भारत सरकार मिलकर इसको एक हब के नाते कर दिए हैं। और उसके साथ में महानदी कोल फील्ड्स, कोयला खदान, आगे तो डीप माइनिंग होता था, अभी ओपन कास्ट कोल माइनिंग किया जा रहा है। ओपन कास्ट कोल माइनिंग के नाते ऊपर का जो पर्यावरण है, ऊपर का जो ज़मीन है, उसको बड़े बड़े गड्ढे, माने सैकड़ों हज़ारों मीटर गहरे गड्ढे सब खोद दिए जा रहे हैं। वहाँ का जंगल ख़त्म हो जा रहा है। हाल ये है कि आज से 30-40 साल पहले संबलपुर यूनिवर्सिटी, उसका एक इकोलॉजिकल सर्वे हुआ था और उस टाइम में उन्होंने डिक्लेयर करे थे, एक रिपोर्ट दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस ऑलरेडी वहाँ पर शुरू हो चुका है। और आज वहाँ पर हालत ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग कोयला खाते हैं, कोयला पीते हैं, हवा में कोयला से सांस लेते हैं, कोयला में सोते हैं, कोयला में बच्चे भी जन्मते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पूर्णमासी का चांद देखना भी हम लोग के लिए संभव नहीं होता, हम लोग का नसीब में नहीं होता, क्योंकि इतना गहरा कोहरा और बादल और धुआं छाया होता है कि चांद तारे भी हमको नज़र नहीं आते आसमान में। ये हालत आज हो चुका है। और वहाँ पर तो डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस तो हो चुका है। वहाँ पर रेनी डेज जो है वो कम गया है, मॉर्निंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसमें कमी आई है। एरिया का जो ग्राउंड वाटर लेवल था वो इतना नीचे चला जा चुका है कि अभी 300-400 मीटर का अगर डॉगवेल नहीं होगा तो नीचे से पानी पाना संभव नहीं है। और इसके चलते फसल भी प्रभावित हुआ है, लोगों का नौकरी कुछ है नहीं, बाहर से जो लोग आए हैं वो लोग ही वहीं पर नौकरी पाते हैं। यहाँ का एरिया गया, यहाँ का खनिज संपदा गया, यहाँ का लोग विस्थापित हुए, मगर इनको अगर नौकरी मिलता है तो ठेका मजदूरी के तौर पर। और आपको आश्चर्य होगा कि झारसुगुड़ा जिला जहाँ पर एक तो इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, जिसको SEZ बन चुका है, जहाँ पर रिलायंस है, जहाँ पर वेदांत है, ये सब रहने के बावजूद 20 साल के अंदर में परमानेंट नौकरी ओनली 2। आप कल्पना कीजिए, हज़ारों लोग बेघर हुए, लाखों लोग बेघर हुए। यहाँ तक कि हीराकुद बांध के चलते जो लोग विस्थापित हुए थे, कानून के मुताबिक जो लोग एक बार विस्थापित है उनको दोबारा माना विस्थापित नहीं किया जा सकता, मगर ऐसा भी माना उदाहरण मौजूद है जहाँ पर लोग 3 बार 4 बार घर बार से विस्थापित हुए हैं। एक बार हीराकुद डैम से हुए, दूसरे बार कोयला खदान से विस्थापित हुए, तीसरी बार अपना यूनिट बनाना शुरू किया उससे विस्थापित हुए, और उसको लेके जितना एंसिलरी इंडस्ट्री सब डेवलपमेंट कर रहा है उसके चलते विस्थापित हो रहे हैं। तो विस्थापन हमारा एक तरह का उड़ीसा का नियति ही बन चुका है। और इसके प्रतिरोध में जब कोई स्वर उठता है, उभरता है, तो उसको दबाने के लिए भरसक कोशिश की जाती है। जो लोग विस्थापित हुए उनको ना रिहेबिलिटेशन का कोई बंदोबस्त किया गया, ना उनको उचित मुआवजा मिला। इसी तरह से उड़ीसा गरीब नहीं था, पश्चिम उड़ीसा गरीब नहीं था, मगर अभी जो प्रोसेस शुरू हुआ है इसके चलते लोगों को भीख मांगना के तबके तक पहुंचा दिया जाने का भरसक कोशिश चल रहा है। और इसके विरुद्ध में साहित्य की जो भूमिका होना चाहिए, लोगों का तो प्रतिरोध का तो भूमिका खत्म हो चुका है, क्योंकि बीजेपी और RSS इस तरह से इस एरिया को जकड़ चुके हैं अपने प्रलोभन से, अपने पैसों से, अपने दादागिरी से, अपने गुंडागिरी से, कि जिस तरह से इसका प्रतिरोध उभर कर आना चाहिए, सड़क पर जिस तरह से उभर कर आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है। और हम जानते हैं कि साहित्य का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होता है, और ख़ास करके जिन लोगों के लिए हम लिखते हैं उनके पास भी ये शायद पहुंचता है या नहीं, इस पर भी शक है। और अगर पहुंचता है भी तो वो बेचारे
पढ़े लिखे तो हैं नहीं जो कुछ समझेंगे कि उनके बारे में कोई कुछ लिखा है, कि उनके बारे में कोई कुछ कहा है, कि उनके साथ में कोई कुछ खड़ा है। ये स्थिति है उड़ीसा की। वहां पर जैसे आप तो उड़ीसा में साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलनों से भी जुड़े हुए हैं, तो जी। वहां पर साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलनों की क्या स्थिति है, मतलब उनकी क्या क्या गतिविधियां होती हैं आमतौर पर? जी, अभी तो कोई विशेष गतिविधि नहीं है, और जो गतिविधि है उसको गतिविधि में नहीं मानता है। क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनी और दूसरे बड़े बड़े देशज कंपनी लोग देखे कि साहित्यिक लोग कुछ मुखर हो रहे हैं उनके खिलाफ, उनके कार्यकलाप के खिलाफ, तो उन्होंने अब एक नया कल्चर शुरू किया है कि 5 तारे होटल में लीड फेस्टिवल करने का। वो लेखकों को बुलाते हैं, सिलेक्टेड लेखकों को बुलाते हैं, बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, रहने के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त रहता है, काफ़ी कीमती उपहार उन्हें दिए जाते हैं। इस तरह का ट्रेंड में बहुत सारे लेखक आ गए हैं, और जो लोग इस बार हैं, जो लोग इसके विरोध में हैं, जनवादी धारा से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, संघर्ष से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का यहाँ कोई स्थान है नहीं। इसी के चलते हम एक बार कोशिश किए थे, और उड़ीसा में जनवादी लेखक संघ गठन किया गया था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। मगर हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, इसलिए जिस तरह से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए हो नहीं सका। एक निशान पत्रिका था, उसके माध्यम से हम भरपूर कोशिश किए थे, और हमारा जो एनुअल फंक्शन में वरवरा राव जी 2 बार आए थे, अरुंधति राय जी भी आई थी, जय गोस्वामी भी बंगाल से आए थे। मगर पैसे की कमी के चलते हमारा वो पब्लिकेशन बंद है, और कोशिश किया जा रहा है कि जहाँ तक हो सके किसी तरह से उसको फिर से सर्वाइव हम करेंगे। और यही है कि इसमें जो ललिन कुमार हुए, मैं हुआ, सुब्रत साहू हुए, अखिल नायक हुए, ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनसे, जो हमारे नए जनवादी लेखन धारा के लेखक और कवि हैं, ये लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, मगर किसी संगठन के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत परिचय के माध्यम से। और इसी बातचीत के जरिए ही एक तरह से हम संगठनात्मक काम को ये दे रहे हैं। और अभी अभी MSYF नाम की एक वेबिनार शुरू किया गया है, जो दलित और मूल निवासियों का मूल स्वर के नाते, वो अभी फ़िलहाल वो चालू हुआ है। मगर उसमें भी दिक्कत ये है कि ये जैसे मोबाइल के माध्यम से है या लैपटॉप के माध्यम से है, और बहुत लोगों के पास में चाहते हुए भी ये वो लोग खुद अपने आप को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसका भी जितना प्रत्यक्ष प्रभाव होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। ये बताइए वहां पर जैसे मूवमेंट्स आपने बताया, मूवमेंट्स काफी चल रहे हैं और जमीनी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, और मतलब उधर दूसरी तरफ से प्रलोभन है और दूसरी तरफ से दमन है। ये इस समय क्या सांस्कृतिक आंदोलन के लिए जैसे कोई नुक्कड़ नाटक वगैरह की क्या स्थिति है वहां पर? नहीं, ये परंपरा नहीं है, अभी उड़ीसा में नहीं है। जैसे गदर जी मैंने तेलंगाना में और आंध्रा में जिस तरह का करते थे, या शब्दरास में जिस तरह का नुक्कड़ नाटक वगैरह कर रहे थे, वैसी 1-2 संस्था हैं जो बाहर ही ज़्यादा सक्रिय हैं। जैसे रेला एक है, और जिसके जो मूल उद्योक्ता हैं वो दिल्ली में रहा करते हैं, तो इसलिए दिल्ली वगैरह अलग अलग जगहों में बाहर में इसका प्रचलन ज़्यादा है, मगर उड़ीसा में उसका कोई ये नहीं है।
हालांकि इसकी तो बहुत आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता इसीलिए मैंने पूछा कि एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पर आंदोलन चलते हैं वहाँ पर सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां भी तेज हो जाती हैं क्योंकि उनके प्रभाव में। जी और अ, तो और फिर दोनों के सामंजस्य से फिर बात आगे बढ़ती जी। है। तो अभी यहाँ पर इसका एकल भूमिका जो है, एकल भूमिका अभी सही निभा रहा है। मगर जो नाटक वगैरह है, इसमें जैसे तात्कालिक प्रभाव लोगों के अंदर पड़ता है और उनके अंदर एक चेतना का संचार करता है, साहित्य उतना डायरेक्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि एक नाटक अनपढ़ लोग देख के भी वो लोग कुछ समझ सकते हैं, कुछ फील कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किसके खिलाफ में होना चाहिए और कौन सा चीज़ बुरा हो रहा है उनके साथ। मगर साहित्य जो है ये तो किताबी दुनिया की बातें होके रह गई है। क्यों ये कि जो लोग के लिए भी हम लिख रहे हैं, मैं आगे से भी कहा था कि उनके पास हम पहुंच नहीं पाते। अगर उनके पास पहुंच भी गए तो वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, और उनके पास सिर्फ गीत के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, नाटक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जिसकी कि काफ़ी कमी उड़ीसा में है। ये ट्रेन अभी डेवलप नहीं हुई है। अच्छा, इसका मतलब जो वहां पर कविताएं मतलब मोस्टली जो लिख रही हैं, मतलब जो जन पक्षधर कविताएं जो लिखी जा रही हैं वो अ, मतलब मुक्त छंद की लिखी जा रही है, मतलब उसमें मतलब गेयपन नहीं है, मतलब गायकी नहीं है उसमें। नहीं 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 है, तकरीबन नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये तो एक बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए कि बाहर का साहित्य जो है वो अनुदित होकर के अगर हमारी प्रादेशिक भाषा में आता है तो हमारी प्रादेशिक भाषा भी संपन्न होती है और लोगों की चेतना भी उससे विकसित होती जी है। इसका एक दूसरा पहलू, जैसे उड़िया जो भाषा में जो अच्छी रचनाएं हैं और मैं जिनको कि जी आप कह सकते हैं कि कालजयी रचनाएं हैं, या जो लोग वाकई जनता के दुख दर्द से जुड़ करके जो रचनाएं रची गई हैं, उनका अनुवाद भी तो अन्य भाषाओं में होना चाहिए। जी होना चाहिए, पर जिस ढंग से होता है वो माने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्योंकि ज़्यादा तो अभी एक तरह का बहुत से लोग हैं जो लोग अनुवाद को एक प्रोफेशन के नाते ले लिए हैं। तो इसी के चलते कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो लोग स्तरीय रचना उनकी नहीं है, मगर कोई अनुवादक अगर मिल गया तो उसको 2-4 हज़ार रुपया दे के अनुवाद करा लिया और बाहर किसी पब्लिशर को पकड़ के पैसा वैसा दे के छपा लिए। और कालजयी रचना जो बोल रहे हैं, कालजयी रचना का कुछ तो हुआ है, साहित्य अकादमी किया है, मगर साहित्य अकादमी का अनुवाद से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि साहित्य अकादमी का बहुत सारा किताबों का मैं उड़िया में अनुवाद किया हूँ, मगर कोई अगर अभी मुझसे कहे कि ये हम अनुवाद करके दिए हैं और आप ज़रा इसको देख लीजिए, तो मैं एक पेन ले के लेड पेन लेके उसका पहला पेज से आखिरी पेज तक सिर्फ क्रॉस ही दे दूंगा। क्योंकि साहित्य अकादमी जिस तरह का अनुवाद मांगता है, मेरे से ये भी सवाल हुआ है, आप तो ये बात कह रहे हो, फिर आप साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट का ट्रांसलेशन कैसे किए? मैं बोला उड़िया में रॉयल्टी का प्रावधान है नहीं, और मुझे पैसे की ज़रूरत थी और वो लोग पैसे दे रहे हैं। मैं वो जो काम किया हूँ पैसे के लिए मैं किया हूँ, और आप चाहो तो देख सकते हो कि मैंने कहा है कि मुझे ट्रांसलेटर के नाते मेरे नाम नहीं चाहिए। आप मुझे पैसा दिए, मैं इसका ट्रांसलेशन कर दिया, आप किसी के नाम में भी छाप दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मेरा नाम अगर नहीं दो उसमें तो बहुत अच्छा होगा, मगर क्योंकि उनका एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के चलते वो लोग भी मजबूर हैं नाम देने के लिए, और उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए साहित्य अकादमी की पुस्तकें खास करके उड़िया भाषा का मैं कह सकता हूँ कि कुछ सस्ती होने पर भी किताब उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उसमें जान नहीं होती। वो लोग चाहते हैं कि वर्ड का वर्ड ट्रांसलेशन हो, जो कि असंभव है। जैसे मान लीजिए, अगर हम
हर भाषा का एक अपना इतिहास होती है, हर भाषा के पीछे एक संस्कृति होती है, वर्ड के पीछे कुछ संस्कृति होती है। हमारा यहाँ पर अगर कदम्ब वृक्ष का नाम आता है तो अचानक हमारे सामने में, चाहे हम देखें हो या ना देखें, यमुना नदी आ जाती है, राधा आ जाती है, कृष्ण आ जाती है, वृंदावन आ जाती है। अगर ट्रांसलेशन सिर्फ एक पेड़ के नाते किया जाएगा, मान लीजिए इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हुआ तो वहाँ पर तो ये संस्कृति से वो लोग, ये कल्चर से वो लोग बने, ये माइथोलॉजी से वो लोग परिचित नहीं है, तो उनके लिए वो कदम वो उसका के लाटिन या ग्रीक में ऐसा कुछ नाम होगा जो बस नाम भर होके रह जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि वही अनुवाद ही सफल अनुवाद है जो अनुवाद ना लगे। अगर अनुवाद लगे तो उसमें कुछ नहीं चलता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अनुवाद ऐसा अनुवाद हो कि अगर उसमें से मूल लेखक का नाम को हटा दिया जाए और किसी पाठक को पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो यही समझे कि ये उड़िया में लिखा गया है या हिंदी में या इंग्लिश में लिखा गया है। खटकने वाली बात ये होती है कि हम बता देते हैं कि जहाँ पर पता चल जाता है, जैसा इसी पर हमारे एक फेमस राइटर थे गोपीनाथ महंती जी, उनके साथ में मेरा एक बहस भी हुई थी। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक उपन्यास युगायुग, उसका उड़िया में ट्रांसलेशन किया था, बंगाली से उड़िया किए थे। गोपीनाथ महंती जी आप तो लेखक थे जो आदिवासी जनजीवन पर जितनी उनकी रचनाएं, कालजयी रचनाएं हैं, उतना आज तक कोई किया नहीं और ना हो पाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जोगानुग उपन्यास का पहला लाइन था बंगाली में, आज आषाढ़ 7 दिन। उन्होंने उड़िया में ट्रांसलेशन किया, आज ही आषाढ़ 7 दिनों। ये दिन का कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट एन ओडियन कॉन्सेप्ट। उड़िया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उड़िया में तिथियों के कॉन्सेप्ट है। 7 दिन माने हम यहाँ पर सप्तमी ही कहेंगे। अगर वो उसको आज ही आषाढ़ और सप्तमी बोल के अगर कर दिए होते 7 दिन के बदले, तो उड़िया पाठकों के लिए वो ज़्यादा अपनापन लिए हुए होता और वो लोग को ज़्यादा इंटीमेट होता है। मगर साहित्य अकादमी में वो आप नहीं कर पाएंगे। इस विषय पर मुझे याद आता है कि एक बार खुशवंत सिंह ने उनके इलस्ट्रेटेड वीकली इंडिया में लिखा था कि बम्बई में एक मुशायरा हो रहा था और वहाँ पर कुछ फॉरेनर्स भी आए हुए थे, तो उनको समझाने के लिए वहाँ पर एक इंस्टेंट ट्रांसलेशन का व्यवस्था भी की गई थी। तो एक साहब पढ़े, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, तो उनका इंस्टेंट ट्रांसलेशन हुआ, बिहोल्ड द स्काई चेंज्ड इट्स कलर हाउ हाउ। तो ऐसा ट्रांसलेशन का आप क्या करेंगे? और मुझे ये ट्रांसलेशन का त्रासदी ये दुनिया भोग चुका है। आपको मुझे तो जी मुझे कहिए। मुझे एक किस्सा याद आ गया इसी पर। जी एक हमारे मित्र थे, उन्होंने बहुत कहा कि मुझे अखबार में नौकरी लगवा दो। जी जी उस अखबार में जो मुख्य संपादक थे वो हमारे मित्र थे। जी। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी शोर सिफारिश कर देता हूँ, तो उनको ले गए। तब उस जमाने में टेली प्रिंटर से न्यूज आती थी हाँ और जी, उसका मैं भी काम किया ट्रांसलेशन, हूँ टेलीप्रिंटर में। तो उसका ट्रांसलेशन करना था जी। कि देयर वाज अ हैवी करंट इन द रिवर एंड दिस रिवर वाज सिचुएटेड इन थाईलैंड। जी। अब उसका उन्होंने कहा कि नदी में बहुत तेजी से विद्युत धारा बह रही थी और ये नदी थी वो जंघा प्रदेश में स्थित थी। जी जी। थाईलैंड को उन्होंने जंघा प्रदेश कर दिया। तो वो वैसे ही ये टेलीप्रिंटर में मैं जब पहला ये प्रजातंत्र ग्रुप आपका एक दिल्ली निकलता था, हीराखंड में मैं जब काम कर रहा था, तो हमारे एक ऐसे सब एडिटर थे, उन्होंने ये टेलीप्रिंटर में एक न्यूज आया था, हार्डवेयर को उन्होंने लिख दिया था हरिद्वार बोल के। इसका आप क्या करेंगे? और ये ट्रांसलेशन का बहुत ही त्रासदी होता है अगर मैंने सही समझ ना हो, क्योंकि कोई अगर ट्रांसलेशन करता है तो दोनों भाषा पर एक तो अधिकार होना चाहिए और उसके अलावा दूसरे भाषा के जो मुहावरे हैं उसके साथ में परिचित होना चाहिए, उस भाषा के जो संस्कृति है उसके साथ में भी
कुछ तो मैंने संपर्क होना चाहिए। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और आपका हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर बम डाला गया, एटम बम जो डाला गया, इसकी भी कहानी एक जस्ट एक फॉल्ट ऑफ ट्रांसलेशन से हुआ है। जब अमेरिका जापान को धमकी दी कि आइदर तुम सरेंडर करो या फिर हम एटम बम गिराएंगे, तो तब जो जापान के प्रीमियर थे नाकासोने, उन्होंने अमेरिका को कहा कि मैं तो अकेला डिसीजन ले नहीं सकता, आप हमें 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन के बाद हमारा जो भी डिसीजन होगा हम आपको बता देंगे। पहला दिन जापान का जो पार्लियामेंट है बैठा, बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई। बहस होने के बाद भी कुछ उस दिन तय नहीं हो पाया। तो जब नाकासोने बाहर आए तो दुनिया भर के जितने पत्रकार थे उनको घेर गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जो कहा उसका सही मतलब ये होना चाहिए, येट टू बी डिसाइडेड, क्योंकि एक दिन उनके पास और था। और उसका दूसरा अर्थ जो होता है, जो ऑलरेडी डिसाइडेड एरोगेंटली। तो अमेरिका का जो पत्रकार था उन्होंने उसी मर्म में उसको समझा और वो संगे संगे टेलीप्रिंटर के जरिए न्यूज़ भेज दिए। और दूसरा दिन सुबह जब वहाँ का जितना पार्लियामेंट्रियन लोग हैं, ये लोग जाने के लिए, पार्लियामेंट जाने के लिए निकल रहे हैं, ठीक इसी टाइम में पहला बॉम्बिंग शुरू हो गया। तो ये भी एक ट्रांसलेशन का फॉल्ट था। इसी तरह यूएनओ में भी एक घटना हुई थी, जो चीन अपने एक मित्र राष्ट्र के बारे में बहुत अच्छा प्रशंसा भरा वक्तव्य रख रहा था, मगर उस देश के जो एम्बेसडर थे उन्होंने खड़ा हो गया, बोला कि चीन, अगर तुम्हारा ये वर्ड वापस नहीं लेते हो तो मेरा देश तुम्हारे खिलाफ अभी फ़िलहाल युद्ध घोषणा कर देगा। अब ये इतने अच्छे दोस्त हैं, इनका समझ में नहीं आया कि ऐसा कहाँ गलती हो गई। तो फिर यूएनओ में क्या एक सहूलियत है कि मैं अगर मान लीजिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि उड़िया में बोल रहा हूँ, आप अगर उसको फ्रेंच में सुनना चाहेंगे, इंग्लिश में सुनना चाहेंगे, स्पेनिश में सुनना, किसी भी लैंग्वेज में सुनना चाहेंगे, तो वहाँ पर माइक्रोफोन की आपकी सहूलियत है। आपको उसी बटन पर दबाना है, उसी का ट्रांसलेशन, आप इंस्टेंट ट्रांसलेशन सुन पाएंगे। तो यहाँ पर हम जब किसी को और ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम जान से बढ़कर हम प्यार करते हैं, जान से बढ़कर हम चाहते हैं तुमको। मगर चीन में जो इडियम है, वो इडियम को अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि मैं तुमको पेट भर कर प्यार करता हूँ, मैं तुमको पेट भर के मोहब्बत करता हूँ। तो वो पेट भरने का जो शब्द है, वो इडियम के बारे में जो ट्रांसलेटर थी उनको जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने उसको गल्प कर दिया कि माई कंट्री वांट टू गल्प योर कंट्री, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने निगल जाने की बात आ गई यहाँ पर। तो निगल जाएंगे हम तुम्हें निगल जाएंगे। तो इसी को लेकर फिर जब ये हुआ तो फिर ढूंढ ढांड के फिर बहुत मुश्किल से निकलने के बाद में फिर उनका सुलह हो गया, नहीं तो फिर वहाँ फिर एक झमेला हो गया रहता है। तो ट्रांसलेशन बोलने का मतलब ये है कि ऐसा चीज़ है जो थोड़ी थोड़ी एक वर्ड का डिफरेंस में। इसलिए मैं आगे भी कहा था कि अगर कोई ट्रांसलेशन करता है तो उसको जो भाषा से जिस भाषा कर रहा है उस दोनों भाषा के बारे में कम से कम मामूली जानकारी होना चाहिए। उसका पीछे जो कल्चर है, उसका पीछे जो संस्कृति है, उसका पीछे जो मीथ है, उसका पीछे जो इडियम है, फ्रेज वगैरह है, ये सब के बारे में जानकारी अगर नहीं होने से अनुवाद में बहुत सारी भ्रांतियों की चांस है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद से आपकी कविताएं सुनेंगे। ये बताइए कि अभी कोरोना काल में वहां पर क्या स्थिति है आपके उड़ीसा में, मतलब कोरोना की महामारी की क्या पोजीशन है? बहुत ही भयानक है। कोरोना जितना भयानक नहीं है। कोरोना के नाम पर व्यवस्था के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो और ही ज़्यादा भयानक है, क्योंकि अभी हाल ये है कि तमाम हॉस्पिटल स्टॉप हो चुके हैं। आप अगर किसी डॉक्टर, आपको अगर कोई किस्म का थोड़ी सी बुखार हुआ या बदन दर्द हुआ या
सर दर्द हुआ, अगर डॉक्टर कहना कि आप जाएंगे, तो बहुत सारे तो बड़े बड़े जितने हॉस्पिटल से सबको तो ये लोग कोरोना हॉस्पिटल करके एक अलग कर दिए। उसके बाद जो कुछ उपांत में जो सब हॉस्पिटल सब खुले हुए हैं, वहाँ अगर जाएंगे तो डॉक्टर खिड़की के पीछे 2 गज दूर पर बैठा हुआ मिलेगा। आगे 1 गज का रहेगा, उसके पीछे से आपको रह के चिल्ला के बोलना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब हमको ये हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के देगा नहीं, कंपाउंडर को बोल देगा हाँ ये पैरासीटामोल दे दो और एल्थ्रोमाइसिन दे दो। अब वो चीज़ खा के अगर मरीज मर भी जाता है तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं जो वो हॉस्पिटल का दवा खा के मरा या उसके एवज में कुछ कर पाए। और ऐसा भी होता है कि बहुत आदमी वहाँ पर अगर जाते हैं तो उनको कोरोना हुआ है बोल के भर दे रहे हैं, क्योंकि अभी एक मरीज के पीछे, कोरोना के एक मरीज के पीछे गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपया सैंक्शन किया है। तो अगर मामूली सर्दी खांसी जिसको हुआ है या मौसमी बुखार जिसको हुआ है या अभी ये जैसा बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, वायरल से फिर किसको हुआ है, उसको भी कोरोना का नाम से ये लोग अंदर कर दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दिखा दे रहे हैं। इसी पर आपको जान के मैंने ताजुब होगा कि जाजपुर का एक भाई साहब वो सुप्रीम कोर्ट में एक रीट फाइल किए हैं। उनको कहा गया कि कोरोना हुआ है, लेके हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 7 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद 7 दिन के अंदर उनका ना कोई टेस्ट हुआ, ना उनको कोई मेडिसिन दिया गया, ना उनका कोई किस्म का केयर किया गया। 7 दिन के बाद में टेस्ट हुआ, स्वाब टेस्ट हुआ। स्वाब टेस्ट होने के बाद में कुछ कहा नहीं गया वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ नहीं कहा गया। और उसके बाद 4 दिन के बाद में उनको बोला कि तुम ठीक हो गए, घर को जाओ। आप वो जब घर को वापस आया तो गांव के लोग उससे अभी भी माने दूरी बनाए हुए हैं, उनके घर वालों से दूरी बनाए हुए हैं। तो वो बोला कि अगर बगैर टेस्ट किए तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ? अगर मैं कोरोना पॉजिटिव था तो मेरे को तुम जब हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किए तो मेरा ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया गया, मेरा टेस्ट क्यों नहीं किया गया? 4 दिन के बाद में तुम स्वाब टेस्ट करी, स्वाब टेस्ट करने के बाद में उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला वो रिपोर्ट भी मुझे बताया नहीं गया। और उसके 4 दिन बाद बगैर कोई मेडिसिन दिए, बगैर कोई टेस्ट किए मुझे कह दिया गया कि तुम ठीक हो गए, अब घर जाओ। तो इसके चलते मेरा जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, जो मेरा जो मेंटल टॉर्चर हुआ है, मेरे परिवार का जो मेंटल टॉर्चर हुआ है, अभी भी गांव में हम जब हमारा परिवार को बिल्कुल अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसका हर्जाना कौन देगा, इसका भरपाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में अभी ये विचाराधीन है ये केस भी। तो यही सब हो रहा है और आम आदमी भूखे मर रहे हैं। जो लोग अभी क्या आपको 5 किलो, जो लोग कार्ड होल्डर हैं, राशन कार्ड होल्डर हैं, महीना में एक आदमी के पीछे 5 किलो चावल, कुछ गेहूँ, चना या चना का दाल दिया जा रहा है। और जो लोग दिहाड़ी के मजदूर थे, जो लोग सुबह से जाके अगर किसी का काम करेंगे, या जो रिक्शा वाला है सुबह से रिक्शा लेके निकलेगा तो, या टेम्पू लेके निकलेगा तो शाम में जो रोजगार होगा उसमें उसका घर का चूल्हा जलेगा। ये लोग का सब धंधा अभी ठप है। तो हाल ये है कि कोरोना में जितना नहीं मरेंगे, कोरोना का नाम से जो हवा चलाया गया है और जो व्यवस्था किया गया है और जिस तरह से लोगों को घर पर बिठा दिया गया है, इसमें गरीब लोग ज़्यादा ही मरेंगे, कोरोना से ज़्यादा ही मरेंगे। बहुत बदहाल है उड़ीसा का। अब हम आपकी कुछ कविताएं सुनेंगे। आप थोड़ा ये बताइए कि लंबी कविताएं हैं कि छोटी छोटी कविताएं हैं? हाँ, लंबी नहीं है, छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। छोटी छोटी हो तो 5 कविताएं सुना दीजिए। कोरोना पे कोई लिखा हो तो वो भी सुना दीजिएगा। नहीं, कोरोना में तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं 1-2 कविता सुनाता हूँ। ठीक और है, ये तो मूल उड़िया कविता है, क्योंकि टाइम हो चुका है, अब उड़िया में नहीं पढ़ पाऊँगा। तो अच्छा। हिंदी में इसका जो इंस्टेंट ट्रांसलेशन है, क्योंकि मैं आगे से भी बोल चुका हूँ कि हमारा स्कूलिंग हिंदी में नहीं है, तो इसमें बहुत सारी वर्तनीगत अशुद्धियाँ हो सकती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मगर इसका जो भाव है वो आपको जरूर समझ में आएगा। वो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था रथ जी। तो
मुझे पता है कि वो हिंदी कैसे बोलता था, तो मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बोलिए प्लीज। हाँ, पहला कविता है द्रोह काल। द्रोह काल, ठीक है। मैं देश को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसी से मैं सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही। मैं देश को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसी से मैं सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही। मैं खेतों में हल चलाऊं तो राष्ट्रद्रोही, मैं कल कारखानों में काम करूं तो राष्ट्रद्रोही, सर पर साया के लिए दीवार चुनूं तो राष्ट्रद्रोही, कि तांत पर कपड़े बुनूं तो राष्ट्रद्रोही, चूल्हे पर भात पकाऊं तो राष्ट्रद्रोही, या फिर महुआ बीनूं, लकड़ी काटूं, या बेरोजगारी में निठल्ला फिरूं, पढ़ाई लिखाई करूं तो मैं राष्ट्रद्रोही, पढ़ाई लिखाई ना करूं तो भी मैं राष्ट्रद्रोही। मुझसे मांगा जाता है मेरा मैं होने का प्रमाण। पेट की भूख, तन के कपड़े, गले की प्यास, मन की पीर, सपनों की गीर, या फसल का शोक कथा कहूँ तो राष्ट्रद्रोह। मैं माँ की, मिट्टी की, मनुष्य की बात कहूँ, जीवन उपयोगी विकास या बदलाव की बात करूँ तो मैं राष्ट्रद्रोही। मैं देश की दशा, देश की दिशा, स्वतंत्रता, समता, संहति, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक न्यायिक अधिकार पर मुंह खोलूं तो मैं राष्ट्रद्रोही। मेरे देश का जल, जमीन, जंगल के लिए मेरा अथाह प्रेम वो मेरा दोष है। मेरे देश के जन सामान्य के लिए मेरा प्राण रोता है तो वो मेरा अपराध। मेरे देश को मैं सौंप देना नहीं चाहता किसी विदेश के हाथों, ये मेरा पाप है। खनिजों को कौड़ियों के मूल कंपनी को सौंप, पर्यावरण विपर्जय का मैं विरोधी। देश के सफ़ेदपोश लुटेरों का मैं वैसे ही खतरनाक दुश्मन। अपने अधिकार, स्वाभिमान के लिए जुबान खोलने पर, झंडा उठाने पर, सड़कों पर उतरने पर, कोतवाली में, जेल में, सेल में, एनकाउंटर का हिट लिस्ट में अगली पंक्ति पर मेरा नाम। और यही अगर राष्ट्रद्रोह है, और यही अगर राष्ट्रद्रोह है, तो 1000 बार राष्ट्रद्रोह करने से मुझे कोई गुरेज नहीं। तुम्हारे राष्ट्र प्रेम से हजारों बार बेहतर है मेरा राष्ट्रद्रोह। तुम्हारे राष्ट्र प्रेम से हजारों बार बेहतर है मेरा राष्ट्रद्रोह। वाह, बहुत अच्छा। दूसरी कविता भीमा कोरेगांव। घटना के बारे में तो सभी दोस्तों को पता है। कौन मारा जाता है? दलित। कौन मारा जाता है? दलित। किसे पकड़ा जाता है? दलित। किसका घर फूंका जाता है? दलित का। किस पर पथराव होता है? दलित पर। किसका तोड़ फोड़ होता है? दलित का। किसे लूटा जाता है? दलित को। किसे जेल में ठूंसा जाता है? दलित को। जेल के अंदर तुम कैद हो या जेल के बाहर हुए, जेल के अंदर तुम कैद हो या जेल के बाहर हुए, कटघरे के अंदर तुम खड़े हो या कटघरे के बाहर हुए, हथकड़ियों में तुम जकड़े हुए हो या कड़ी बड़ियों के बाहर हुए, हर अदालत के बाहर होता है कानून। हर अदालत के बाहर होता है कानून। बड़ी बड़ी अलमारियों में बंद और उसे तलाशते रहते हैं, आँखों पर काली पट्टी बंधे, इंसाफ के तराजू के स्थिर भारी भरकम विषम पलड़े, जो न कभी उठता है न गिरता है। यह कोरेगांव भीमा है या भारत है? यह कोरेगांव भीमा है या भारत है? और उत्तर नदारत है। वाह। और ये सांप्रदायिकता पर एक कविता है मेरी, शिवानी शबनम। शिवानी अब वहाँ रहती नहीं है सर, शिवानी अब वहाँ रहती नहीं है सर, जहाँ वो कभी रहा करती थी। शिवानी अब वहाँ रहती ही नहीं सर, जहाँ वो कभी रहा करती थी। शिवानी अब वहाँ रहती नहीं सर, उसे काट डाला गया है दिल्ली में, कत्ल कर दिया गया है गोधरा में, जला दी गई है बेलछी के खेतों में, अयोध्या में उसके पाँव के नीचे से दरका दी गई है ज़मीन। शिवानी अब वहाँ रहती नहीं सर, कुआखाई नदी के पाट पर दौड़ा दौड़ा कर उसके साथ किया गया है सामूहिक बलात्कार। उसे कालाहांडी में बेच दी है फनस पूंजी,
बलांगीर से बंधुआ मजदूरी करने गई थी तो दाल मंडी के दलालों ने नोच नोच कर खा गए थे गिद्धों की तरह उसका मांस। भूखे मार दिया गया है उसे नगड़ा के सड़कों पर। काशीपुर में उसे गोलियों से कर दिया गया है छलनी। लांजीगढ़ में उसके हाथों जड़ दी गई है हथकड़ी। कलिंग नगर में उसके चाक कर दिया गया है अंगूठा। ईब घाटी के कोयला खानों में दंडाबेड़ी, हीराकूद, इंद्रावती, नर्मदा, लोअर सुखतेल बांधों में छीन ली गई है उससे पुश्तैनी जमीन। जय श्री राम न कहने पर उसे धकेल दिया गया है दौड़ती साबरमती से। पेट्रोल छिड़क कर उसे कर दिया गया है उसे बम्बई में आग की भेंट। भागलपुर में हुई है पागल भीड़ का शिकार। जारी किए गए हैं हत्या के फतवे, दे दिया गया है देश निकाला। अब तो क्वारंटाइन, शटडाउन, लॉकडाउन के जनपद पर उसके चिथड़े तलवों के खून का निशान। उसके झोपड़पट्टी के आगे नमस्ते ट्रम्प का दीवार। बड़ी मुश्किल से वो बच निकली थी बस्तर के ग्रीन हंट से। बड़ी मुश्किल से वो बच निकली थी बस्तर के ग्रीन हंट से। हालांकि काट दिए गए थे स्तन, रौन दिया गया था देह, चेहरे पर उंडेल दिए गए थे एसिड, जननांग में घुसेड़ दिया गया था कुंदा, डाल दिया गया था मिर्च का पाउडर, बजरी का पत्थर, टांग दिया गया था बनाकर विजय का डंका, लाद दिया गया था देशद्रोह का अपराध, जड़ दिया गया था जुबान पर ताला। पर अब वहाँ शिवानी कहाँ रही सर? उसे बना दिया गया है जुलूस का एक नाजुक झंडा, उत्तेजक राजनयिक बकवास का मुद्दा, एंकरों की खटमिट गोली, मीडिया की बमुश्किल गोली, संसद ठप करवाने का कातिल कारनामा, कंगारू कोर्ट, लव जिहाद, CAA, NRC, NPR, 370 और न जाने क्या क्या बनाना रिपब्लिक का हंगामा। उसे मार अंश बना फेंक दिया गया है मस्जिद मंदिरों में। उसे मारकर सुअर गुमांस बना फेंक दिया गया है मस्जिद मंदिरों में। उसे लेकर मनाया गया है खून मुहा मृत्यु का महोत्सव। उसे बना दिया गया है दलीय रक्त श्रृंखला का उर्वर बिहड़। उसे कर दिया गया है बंदूक, भाला, तलवार, त्रिशूल का नोक। उसे बना दिया गया है दलीय रक्त श्रृंखला का उर्वर बिहड़। उसे कर दिया गया है बंदूक, भाला, तलवार, त्रिशूल का नोक। एक अकेली तड़प की तिस्ता। उसे बना दिया गया है अमन का फरिश्ता। क्या वो अब कह पाएगी आपका वंदे का मातरम? क्या वो अब कह पाएगी आपका वंदे का मातरम? एक अदनी सी बच्ची तो उसका भला कितना दम। उसकी एक चप्पल दिल्ली में तो दूसरा इस्लामाबाद में। उसकी एक चप्पल दिल्ली में तो दूसरा इस्लामाबाद में। सर हिंदुस्तान में तो धड़ पाकिस्तान में। उसका कितना दम। एक अदनी सी बच्ची है न इस धरती की हमारी शिवानी शबनम। वाह। और आखिर में एक कविता ये प्रशांत भूषण जी को निवेदित है। ये मेरी आखिरी कविता होगी। मान्यवर, जिस समय किसी निर्दोष को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, जिस समय किसी निर्दोष को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, उस समय अदालत की अवमानना नहीं होती। जिस समय किसी खूंखार अपराधी को निर्दोष करार देकर कर दिया जाता है, उस समय भी अदालत की अवमानना कुछ भी नहीं। जिस समय किसी विचाराधीन कैदी को सालों साल जेल के अंदर ठूंस कर सड़ा सड़ा कर मारा जाता है, तो भी नहीं होती है अदालत की अवमानना। जिस समय दिन दहाड़े सरेआम सड़क पर किसी को गोद गोद कर हत्या करती है प्रायोजित पागल भीड़, जिस समय किसी नाबालिग बच्ची को होना पड़ता है सामूहिक बलात्कार का शिकार, जिस समय किसी कंपनी खान उद्योग के लिए संगीन के नोक पर उजाड़ दिया जाता है किसी मूलवासी का घर संसार, खदेड़ दिया जाता है जानवर सा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से, जिस समय माँ बनी है या नहीं जांचने के लिए दबा दबा कर परखा जाता है किसी अनब्याही जवान आदिवासी युवती का स्तन,
अधिकार मांगने के लिए खुलती जुबान पर उंडेल दिया जाता है कानून का पिघलता शीशा, तब भी कटघरे में कभी खड़ा नहीं होता है न्याय। जनतंत्र का जब किया जा रहा है जनसंहार, चेहरे आंखों पर काली पट्टी बांध लेता है न्याय का धृतराष्ट्र। विषमता के आग से जब धधक रहे होते हैं हजारों घर, कामकाज की किल्लत से कोरोना काल में पेट पर गीले कपड़े बांध भूख से तड़पते रहते हैं बच्चे, बिलबिलाते हुए फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, काम की तलाश में भटकते कामगार। मजबूरी जब किसी नाबालिग लड़की को बना देती है युवती, जिस समय कानून का रखवाला हथौड़े की चोट से कर रहा होता है संविधान को तार तार, तो किस न्याय की हाथ में होती है हथकड़ी, पाँव में बेड़ी। पर जब कोई निवाले भर खा टुकड़े भर पहन, पर जब कोई निवाले भर खा टुकड़े भर पहन, पल भर इज्जत से जीना चाहता है शांति से, तो होती है अदालत की अवमानना। क्या अदालत सिर्फ दौलत का होता है? क्या अदालत सिर्फ दौलत का होता है? क्या सिर्फ सबल सांडों का मौर्सी खतियान है न्याय? क्या सिर्फ सबल सांडों का मौर्सी खतियान है न्याय? इस तरह कानून न्याय को तो कोसों दूर से जोहार, उस समय अवमानना से तो लाखों गुना मान्य होता है अमान्य मान्यवर। ये कविता प्रशांत भूषण जी को निवेदित है। चलिए बढ़िया है। और अब लाइट भी चली गई है, अब अपने चेहरे पर टार्च कर लीजिए और हम विदा लेते हैं। हाँ, ये हुई। चलिए कुमार हसन जी, बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत सारी जानकारी मिली और काफी हमारे मित्रों को पसंद आया होगा। थोड़ा हम लोगों का कार्यक्रम लेट शुरू हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि बात हुई और आपकी कविताएं तो बहुत ही शानदार हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, शुक्रिया, नमस्कार।